हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिकवाद यानी कि नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म 18वीं शताब्दी में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था। इसके जनक थे जीन जैक्स रूसो, जो कि स्विट्ज़रलैंड जेनेवा के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 28 जून 1712 में 1712 में इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु हुई थी आपका 2 जुलाई 1778 में। ठीक है, तो इनको प्राकृतिकवाद का जनक माना जाता है, जीन जैक्स रूसो को। लेकिन प्राकृतिकवाद की जो नींव रखी थी वो थेल्स ने रखी थी। कब रखी थी? तो 640 ईस्वी में रखी गई थी। ठीक है, तो पढ़ते हम पहले प्राकृतिकवाद होता क्या है। तो प्राकृतिकवाद का मतलब है एक ऐसा सिद्धांत जो ये बताता है कि प्रकृति ही शाश्वत है, यानी कि हम सब प्रकृति में रहते हैं। हमारी सबकी जो स्थापना है वो प्रकृति से हुई है। ये पूरा ब्रह्मांड जो है वो प्रकृति से बना है, स्वतः बना है ना, पदार्थों से मिलके बना है और इसी में हम रहते हैं, इसी में हम पैदा होते हैं और इसी में मर जाते हैं। ठीक है, तो इस ब्रह्मांड की रचना जो है प्रकृति से हुई है, प्रकृति ही इस ब्रह्मांड की देन है। इस दर्शन को हम इसीलिए भौतिकतावाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें भौतिक जगत के बारे में बताया गया है। इनका कहना है कि जो प्रकृति है ये पदार्थों से बनी है, पदार्थों की क्रिया से बनी है। एक्चुअली ये प्रकृति जो है, अलग अलग पदार्थ जब आपस में मिले, उन्होंने क्रिया की, संयोग किया, तब जाके ये ब्रह्मांड बना, प्रकृति बनी, मनुष्य बना और जीव जंतु बने। ठीक है, अब इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि भाई प्रकृति की बात हो रही है तो इसका मतलब आत्मा और परमात्मा की बात भी होगी? तो नहीं, यहाँ पर आत्मा का और परमात्मा का प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मतलब इसमें ईश्वर को कोई स्थान नहीं दिया गया है प्राकृतिकवाद में। प्राकृतिकवाद एक ऐसी विचारधारा है जो केवल प्रकृति को ही सत्य मानती है। ठीक है, तो प्राकृतिकवाद जो है ये पश्चिमी समाज का सबसे पुराना दर्शन है, यानी कि भारत में इसमें इसको नहीं माना गया। भारत में तो भगवान, ईश्वर, इन सब चीज़ों को माना जाता है ना। तो भारत में प्राकृतिकवाद की खोज नहीं है, बल्कि इसकी उत्पत्ति हुई है पाश्चात्य संस्कृति से। ये एक स्वतंत्र दर्शन के रूप में इस अस्तित्व में आया था और इसमें किस किस ने अपना अपना योगदान दिया इसको बताने में। तो सबसे पहले डार्विन है, लेमार्क हैं, हॉक्स हैं, इन सब ने इस विचारधारा को समझाया अच्छे से। 18वीं सदी में रूसो ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाया और पूरी तरह से इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने प्राकृतिकवाद को समझाने के लिए अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं? तो सबसे पहले जेम्स वर्ल्ड की परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो जेम्स वर्ल्ड कहते हैं कि जो ये प्रकृति होती है, ये प्रकृति ईश्वर को प्रकृति से अलग करता है। जो मतलब प्राकृतिकवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो प्रकृति को ईश्वर से अलग करता है, आत्मा को पदार्थ के अधीन मानता है और परिवर्तनशील नियमों को सर्वोच्च स्थान देता है। ठीक है, इसके अनुसार प्रकृति ही वास्तविक है, जो अपने नियमों द्वारा संचालित होती है और इसी के द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि प्रकृति जो है उसी को हम सत्य मानेंगे और ईश्वर का प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, वो प्रकृति से अलग है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं थॉमस और लैंग। इनका कहना है कि प्राकृतिकवाद आदर्शवाद के विपरीत माना जाता है। ये मन को पदार्थ के अधीन बनाता है और ये विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता जो है वो भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। यानी कि इसका भगवान से, आध्यात्मिक जगत से, मृत्यु से, जीवन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इसका सिर्फ और सिर्फ भौतिक जगत से लेना देना, यानी कि पदार्थ से लेना देना है। ये थॉमस का कहना है। ब्राइड के अनुसार प्राकृतिकवाद एक प्रणाली है जो व्यक्ति को कुछ आध्यात्मिक गुणों का बहिष्कार करती है और इसकी प्रमुख विशेषता बताती है। ठीक है, लेकिन इन सब परिभाषाओं को मिलाकर हमारी एक अलग सी परिभाषा बनाई गई है जो प्राकृतिकवाद को अच्छे से समझाती है। तो वो परिभाषा एक ये देख लीजिए आप। प्राकृतिकवाद एक पाश्चात्य दर्शन है, जो विचारधारा है जो ये बताती है कि ब्रह्मांड को प्रकृति से जन्य माना गया है और ये मानती है कि भौतिक संसार ही सत्य है, इसके अतिरिक्त कोई आध्यात्मिक संसार नहीं है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता। यानी कि इसके अनुसार ईश्वर का कोई अस्तित्व है ही नहीं। और ये आत्मा को क्या मानता है? तो आत्मा को पदार्थजन्य चेतन तत्व मानता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई प्राकृतिकवाद के अनुसार आत्मा क्या है? तो आत्मा एक पदार्थजन्य चेतन तत्व है और यह प्रतिपादित करती है कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल सुखपूर्वक जीवन जीना। ठीक है, कोई आध्यात्मिक उद्देश्य नहीं है कि भाई आध्यात्म की प्राप्ति होगी या फिर मोक्ष की प्राप्ति होगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जीवन का सिर्फ लक्ष्य है कि हमें सुखपूर्वक जीवन जीना है, लोगों के साथ मिलजुल के रहना, अच्छा और अनुकूल जीवन जीना है, बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है प्राकृतिकवाद के अनुसार।
अब आपसे पूछ सकते हैं कि भाई प्राकृतिकवाद के मूल्य सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत देख लीजिए एक एक करके। सबसे पहला, ये ब्रह्मांड जो है ये प्राकृतिक रचना है, यानी कि ब्रह्मांड किससे बना है, प्रकृति से बना है। दूसरा, भौतिक संसार ही सत्य है, इसके परे कोई आध्यात्मिक संसार है ही नहीं, यानी कि जो हमको दिख रहा है भौतिक संसार, भौतिक जगत है ना, पेड़ पौधे जीव जंतु, यही सत्य है, इसके अलावा और कुछ भी सत्य है ही नहीं। आत्मा पदार्थजन्य चेतन तत्व है। मानव विकास एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, प्राकृतिक प्रक्रिया। हम जो विकसित होते हैं ये प्रकृति में अपने आप होता है, ठीक है, कोई अलग सी चीज़, कोई भगवान नहीं है जिसने हमें पैदा किया है जो हमें विकसित कर रहा है, ठीक है, हम खुद ही होते हैं, ये एक प्राकृतिक नेचुरल चीज़ है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य अत्यंत सुखपूर्वक जीवन जीना है, और सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए प्राकृतिक जीवन जो है उसी तरीके से हमें जीना है। प्राकृतिक जीवन को जीने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, सामर्थ्य, समायोजन और परिस्थितियों पर नियंत्रण करना आना चाहिए हमको। ये होगा इसके प्रिंसिपल। एक चीज़ और बोलेगी, इसमें राज्य केवल एक व्यवहारिक संस्था है, यानी कि इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं है, है ना। राज्य है मतलब हमारे आसपास के लोग हैं, सोसाइटी है, लेकिन वो सिर्फ एक व्यवहारिक संस्था है। हाँ, व्यवहार पूर्व उनके साथ कैसा व्यवहार करना है सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि हम उनके साथ किस तरह के रिश्ते रख रहे हैं। इसका प्रकृति से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं प्राकृतिकवादी विचारधारक जो है वो शिक्षा के बारे में क्या कहते हैं। तो इनके अनुसार वास्तविक शिक्षा वह है जो मनुष्य को उसकी प्रकृति के अनुसार विकास करने एवं जीवन के सुखपूर्ण जीने की सहायता करती है। यानी कि शिक्षा से आप क्या करते हो, आप एक सुखपूर्वक जीवन जीने लायक अपने आप को बनाते हो, वही असली शिक्षा है। और प्रकृति में रहकर अपने आप को सुखपूर्वक जीने योग्य बनाना ही शिक्षा है। हर्बर्ट स्पेंसर का कहना है, शिक्षा का अर्थ है अंतर शक्तियों का बाह्य शक्तियों से समन्वय स्थापित करना, यानी कि आपके अंदर की जो शक्तियाँ हैं उनको आप अपने बाहर की शक्तियों के साथ मिला जुला कर एक समन्वय स्थापित करो, यही क्या है, शिक्षा है। मैकडूगल का कहना है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों का उदारीकरण करके उनको वांछित मार्ग पर लगाना, यानी कि जो हमारी प्रवृत्तियाँ हैं उनको सही जगह पर लगाना, ठीक है। जीवन संघर्ष के लिए शक्ति एवं योग्यता का विकास करना, मनुष्य को पर्यावरण के अनुकूल बनाना, यानी कि पर्यावरण में रहना है, पर्यावरण में ही हम पैदा होते हैं, पर्यावरण में ही रहते हैं और पर्यावरण में ही रह के हम मर जाते हैं, यानी कि मनुष्य का जीवन प्रकृति के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है। मनुष्य का उद्देश्य केवल प्रकृति में अपने आप को जीने योग्य बनाना है, पूर्व जीवन की तैयारी करनी है, बौद्धिक विकास करना है, भावात्मक विकास करना है, शारीरिक विकास करना है। अच्छा, रूसो जो थे ना, इन्हें समाज से कोई लेना देना नहीं था। ये जो प्राकृतिकवाद है ना, ये समाज से बिल्कुल परे है, समाज का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, व्यक्ति को ही अधिक महत्व देते थे, व्यक्ति को जरूर ये महत्व देते थे, और शिक्षा द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व पर ही बल दिया जाता है। तो रूसो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य होता है मानव की प्राकृतिक शक्तियों का विकास करना, ठीक है, मनुष्य का विकास करना। उसकी जो 4 अवस्थाएं होती है, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, है ना, और वृद्धावस्था, इन सभी अवस्थाओं के बाद उसको एक अच्छा और सभ्य प्रौढ़ बनाना, ये इसका कार्य होगा शिक्षा का। शिक्षा और पाठ्यचर्या, शिक्षा की पाठ्यचर्या क्या होनी चाहिए, तो प्रकृतिवाद बोलता है कि बालक जो है उसका पाठ्यक्रम जो है कोई निर्धारित नहीं होना चाहिए, केवल उसकी रुचियों, योग्यताओं और स्वाभाविकता के हिसाब से ही उसको क्रिया करने देना चाहिए। कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए। वो प्रकृति में जन्मा है, प्रकृति में रहता है, तो उसे प्रकृति की गोद में रहकर ही सीखने देना चाहिए, ठीक है। ये हमारा ये जो है प्राकृतिकवाद कहता है। इसके अलावा हर्बर्ट स्पेंसर ने जो क्रियाएं हैं उनको 5 तरह के भागों में बांटा है। वे क्रियाएं जो प्रत्यक्ष रूप से आत्म संरक्षण में सहायता करें, है ना, जैसे कि शारीरिक और स्वास्थ्य विज्ञान, जिससे हमारा शरीर का विकास हो। वो क्रियाएं जो अप्रत्यक्ष रूप से आत्म संरक्षण के लिए जीवन की आवश्यकता को पूरा करें, जैसे भोजन, वस्त्र, मकान। वे क्रियाएं जो संतान की प्राप्ति के लिए हों, है ना, और वे क्रियाएं जो मनोरंजन के लिए हों, जैसे कि कला, भाषा, साहित्य। लास्ट है वे क्रियाएं जो सभा या राजनीतिक संबंध के लिए हों, ठीक है, जैसे कि अर्थशास्त्र और इतिहास। तो ये सब हमारे पाठ्यक्रम में होने चाहिए। हक्सले जो है इन्होंने प्राकृतिकवाद पाठ्यक्रम की क्रियाओं के अनुसार ये बोला कि पाठ्यक्रम जो है वो बालक की रुचियों के आधार पर होना चाहिए, जीवन रक्षा संबंधित होना चाहिए, बालक के विकास के लिए होना चाहिए, बालक की रुचियों, योग्यताओं के अनुसार होना चाहिए, क्रियाओं का आधार होना चाहिए, जनजीवन का अपने इंसान ढंग से अपना जनजीवन जी सके, है ना, सभी विषय पढ़ाना चाहिए, उन सभी को महत्व देना चाहिए, शारीरिक, भौतिक, गणित, है ना, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इन सबको पाठ्यक्रम में सम्मिलित करना चाहिए। तो इन सब से हमें ये पता चलता है कि जो प्राकृतिकवादी थे ना, ये अपने पाठ्यक्रम में वर्तमान समय की आवश्यकता को देखते हुए विज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान जैसे विषय सब सम्मिलित किए हुए हैं। तो इनका कहना है कि बच्चों को सब कुछ पढ़ाना चाहिए, लेकिन उसकी रुचि के अनुसार, उसको जो रुचि हो जिसमें, वही पढ़ाना चाहिए।
ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रकृतिवादियों की शिक्षण विधियाँ क्या थी। तो प्रकृति में रहकर, प्रकृति की गोद में ही रहकर अगर बच्चा पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा? या तो स्व सक्रियण द्वारा, मतलब सेल्फ लर्निंग, अपने आप से पढ़ेगा, स्व अनुभव द्वारा, जो भी चीज़ अनुभव करेगा सीखेगा उसके हिसाब से पढ़ेगा, या फिर खेल खेल में पढ़ेगा प्लेवे विधि द्वारा, या फिर ज्ञानेंद्रियों के द्वारा पढ़ेगा, यानी कि सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। तो ये सारी विधियाँ आ जाती हैं इसमें। और पढ़ने का तरीका क्या होगा? हमेशा सरल से कठिन की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। और कभी कभी बच्चों के लिए बहुत अच्छी विधि होती है खोज विधि। खोज विधि द्वारा भी बच्चे जो हैं वो बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। इसमें 2 विधियाँ और भी दी गई थी, आगमन विधि और निगमन विधि। इसके अलावा प्राकृतिकवाद में शिक्षक का क्या स्थान है? तो प्राकृतिकवाद जो है वो औपचारिक शिक्षा यानी कि विद्यालयी शिक्षा का विरोध करती है। इन्होंने कहा कि बच्चे को प्रकृति में ही रहकर पढ़ने देना चाहिए, यानी कि विद्यालय होने ही नहीं चाहिए, और विद्यालयी शिक्षा का इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया है। इन्होंने कहा है कि बच्चे को प्रकृति में रहकर खुद से सीखने दो, खुद सीखने दो, प्ले वे विधि से या फिर प्रयोजन विधि से, जो भी विधि है उनसे खुद से उसको सीखने दो। उसको किसी विद्यालय या स्कूल के कठोर अनुशासन वाले वातावरण में नहीं डालना चाहिए। ना ही एग्ज़ाम्स होना चाहिए, एग्ज़ाम्स को भी इन्होंने इतना अच्छा नहीं माना है। प्रकृतिवाद के अनुसार ईश्वर प्रत्येक वस्तु को अच्छा बनाता है और मानव प्रकृति स्वतः अच्छा होता है, लेकिन जब वो हमारे इस समाज में, इस सोसाइटी में लोगों के बीच जाता है तब उसमें घृणा, है ना, कपट, छल, ऐसी चीज़ें आने लगती हैं। तो मनुष्य जो है जितना प्रकृति में रहेगा उतना वो नेचुरल रहेगा और उसमें ये जो नकली चीज़ें हैं ना ये नहीं आएंगी, ऐसा प्रकृतिवादियों का कहना है। प्रकृतिवादियों ने शिक्षार्थी को सर्वगुण संपन्न माना है और सबसे पहला स्थान जो है वो शिक्षार्थी को ही दिया है। रूसो के अनुसार बालक में सर्वप्रथम समस्त मानवीय गुण और समावेश होना चाहिए, उसके पश्चात ही वे अपना व्यवहार चुने। जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें सारे गुण होते हैं, ठीक है, उसी हिसाब से वो अपनी चीज़ों को सीखता चला जाता है। तो इनके अनुसार जो है शिक्षा जो है, प्रकृतिवादियों के अनुसार जो शिक्षा है वो बालक केंद्रित है, इसमें बालक को मुख्य स्थान दिया गया है और जो शिक्षक है उसे कोई स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि भाई बच्चा प्रकृति की गोद में अपने आप से सीख सकता है। तो उसमें शिक्षक का क्या काम है? शिक्षक का कोई काम ही नहीं है। हाँ, लेकिन यह है कि शिक्षक उसको सपोर्ट कर सकता है, एक सुगमकर्ता का कार्य कर सकता है शिक्षक, है ना। बाकी कोई ऐसा खास शिक्षक का उसमें योगदान नहीं होगा। और बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करना चाहिए? तो पहली है प्रोजेक्ट विधि, जो किसने दी थी? किलपैट्रिक ने दी थी। किंडरगार्टन विधि फ्रोवेल ने दी थी। मॉन्टेसरी पद्धति, ये भी एक अच्छी पद्धति है बच्चों को पढ़ाने के लिए। फिर है प्रकृतिवाद में शिक्षा में अनुशासन। तो बच्चों देखो, अनुशासन तो इन्होंने बहुत ही बेकार माना है। इन्होंने कहा कठोर अनुशासन बच्चों को देने, कठोर अनुशासन में बच्चों को रहने के लिए जो विद्यालयों में अनुशासन के लिए जो दंडित किया जाता है उसके ये बिल्कुल भी खिलाफ थे। इन्होंने कहा बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं देना चाहिए, उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र रखना चाहिए, ठीक है, और उन्हें प्रकृति की गोद में अपने आप अनुशासित रहना सीखना चाहिए। इनका कहना ये है कि बच्चा अगर कुछ गलत करेगा तो प्रकृति उसे खुद ही दंड दे देगी, खुद ही उसको उस चीज़ के लिए दंडित करेगी। तो बच्चा जी को जब दंड मिलेगा तो वो खुद ही सीख जाएगा कि भाई हमको ये काम करना है और हमको ये काम नहीं करना है ना। तो ऐसे में वो खुद ही अनुशासित रहना सीख जाएगा। जबकि ये बात गलत है कि बच्चा अनुशासन स्वतः नहीं सीख सकता। जब तक उस पर कोई जिम्मेदारी या उस पर किसी तरह का कोई डर आप नहीं लाते तब तक बच्चा अनुशासित रहना स्वयं नहीं सीख सकता। एक बार को वो शिक्षित होना सीख सकता है ना, पढ़ना लिखना अपने आप से सीख सकता है खुद से, लेकिन वो अनुशासित होना नहीं सीख सकता। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी इस दर्शन के बारे में बोला। इसमें मेन आपके 2 ऐसे थे दार्शनिक जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया। पहले तो थे रूसो, सबसे ज़्यादा तो उनका ही योगदान था। दूसरे नंबर पर रविन्द्रनाथ टैगोर थे जिन्होंने कुछ बातें कही हैं। इनकी कई बातें देख लेते हैं। तो इन्होंने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी ये बोला कि बालक की शिक्षा जो है नगरों से दूर प्रकृति की गोद में होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्कूल जो है वो शहरों के बाहर बनाए जाते हैं, थोड़े से आउटसाइड में। शिक्षा का संबंध राष्ट्रीय जीवन से हो। बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए। पाठ्यक्रम में सामाजिक आदर्शों को पर्याप्त स्थान दिया जाए। शिक्षा का स्वरूप भारतीय होना चाहिए। बालक को पाठ्य पुस्तकों के द्वारा ज्ञान दिए जाने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई बालक को ये हमें इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करना है कि उसको जो पढ़ना है बुक से ही पढ़ना है। भाई वो अपने आसपास के लोगों से, आसपास के वातावरण से भी काफ़ी सारी चीज़ें स्वतंत्र रूप से सीख सकता है। तो बालक को कभी भी बुक के लिए जो है
बुक का ज्ञान केवल लेने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए। शिक्षा प्राप्त करते समय बालक को स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए, यानी कि बच्चों को किसी तरह प्रकार का पनिशमेंट या कोई बाध्यता नहीं लगानी चाहिए उनके ऊपर। उनको स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए कि भाई आप स्वतंत्र रूप से शिक्षा लेने के लिए अवेलेबल हो, आपको किसी तरह का कोई दंड वंड नहीं दिया जाएगा। तो ये था आपका प्राकृतिकवाद। और प्राकृतिकवाद क्या है, इसकी मुख्य शिक्षण विधियाँ क्या हैं, इसके प्रतिपादक कौन थे और क्या अवधारणा थी इसकी, या फिर इसके क्या मूल सिद्धांत हैं, इन पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक को मैंने आज पूरा करा दिया है। अब कल के लिए हमारा अगला टॉपिक होगा प्रैग्मेटिज्म, यानी कि प्रयोजनवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।